नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्च से शुरू होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसी को देखते हुए आज आपको यहां पर बाल विकास का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आपको 30 प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि आप इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्किप नहीं करना है। अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, पेन और एक कॉपी ले लीजिए। जैसे ही मैं प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ूं उतने समय में आपको आंसर अपने कॉपी में लिख लेना या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, निर्देश चिकित्सा या फिर डायरेक्टिव थेरेपी किसके द्वारा विकसित की गई? कार्ल रोजर्स के, इलिस के, स्किनर के या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर फटाक से आपको आंसर देना है। जो निर्देश चिकित्सा या फिर डायरेक्टिव थेरेपी है ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये कार्ल रोजर्स के द्वारा विकसित की गई। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे कार्ल रोजर्स। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि पहले का चयन किया है तो 1 नंबर जोड़ लीजिएगा आप। दूसरा प्रश्न है आपका, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी या फिर पाठ्यक्रम। आपको जहाँ एग्जाम हॉल है वहाँ पर भी इतने ही समय में आंसर देना है। यदि आप उसमें समय ज़्यादा लगाते हैं तो आपका अंत में समय कम पड़ जाएगा, इसलिए आपको प्रश्न को जल्दी पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है और 4 विकल्पों को भी साथ में पढ़ना है और डायरेक्टली आंसर लगाना है, यानी कि जल्दी से आंसर लगाना है कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? तो उन्होंने किसको माना है? शिक्षक को माना है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एडलर ने, जंग ने, फ्रायड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम के बारे में पूछा गया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा शुरू किया गया। यदि आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इन्होंने मन की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यदि आपसे पूछा जाए कि मन की तुलना बर्फ से किसके द्वारा की गई है, तो ये भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही की गई है। चलिए अगला प्रश्न आपका, थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। राइट आंसर आपका होगा थ्रस्टन तथा लिकर्ट, ये अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। किससे हैं? अभिवृत्ति मापन से। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यक्ति को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? यहाँ पर 16 पीएफ प्रश्नावली के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दी गई? अब्राहम मास्लो, फ्रायड, आरबी केटल या फिर पियाजे। आपसे पूछा जाए कि 16 पीएफ प्रश्नावली किसका ये मापन करती है, तो ये व्यक्ति का मापन करती है। किसका मापन करती है? व्यक्ति का। किसके द्वारा दी गई? तो ये आरबी केटल के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? आरबी केटल के द्वारा दी गई। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक थे, आरबी केटल। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। छठा प्रश्न, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहां रिक्तिस्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रीय चिंतन की समझ को प्रदर्शित कर रही है, कार्य कारण विपर्य चिंतन या फिर प्रतिकारमक विचार की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किस की समझ को प्रदर्शित कर रही है ये आपको बताना है। तो छठे का आंसर होगा आपका कार्य कारण। याद रखिएगा, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहां कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 7वां प्रश्न, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पदानुक्रम का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मास्लो के द्वारा दिया गया है। कितने चरण बताए हैं? तो इन्होंने 5 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 5। यहाँ पर अंतिम चरण पूछा गया, यानी कि 5वां चरण आपसे पूछा गया है। कौन सा है? सम्मान की आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं या फिर आत्मबोध है। तो यहाँ पर अंतिम चरण पूछा गया है तो कौन सा होगा? आत्मबोध होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। 5 चरण कौन से? यदि आपसे प्रथम चरण पूछे या फिर पहला चरण पूछे तो वो कौन सा होगा? वो शारीरिक आवश्यकता होगा। दूसरा चरण पूछे तो सुरक्षा की आवश्यकता होगा। तीसरा चरण पूछे तो प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता होगा। चौथा चरण आपसे पूछे तो आत्मसम्मान की आवश्यकता होगा। और 5वां चरण यानी कि अंतिम चरण कौन सा होगा? आत्मबोध होगा। तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चरण कौन सा है इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। 8वां प्रश्न,
अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, कह सकते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है अधिगम का? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया गया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया गया है, या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत पूछा गया है, तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ये कहाँ के रहने वाले थे बंडूरा? तो ये कनाडा के रहने वाले थे। कहाँ के? कनाडा के। अब यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किसके द्वारा दिया गया? तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया। कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1904 में किया गया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम बात करें तो ये जन पियाजे के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रश्न यहाँ से संज्ञानात्मक सिद्धांत से आएंगे। तो यहाँ पर सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, 2 घंटे का है लगभग वो वीडियो देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं उन सभी के प्रश्न आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अधिगम सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो चारों सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, संवेगात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने कौन से चरण दिए हैं? नैतिक विकास के चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं? इन्होंने 6 चरण दिए हैं और उनको 3 स्तर में बांटाने के 2-2 करके कितने स्तर कर दिए गए हैं? 3 स्तर कर दिए गए हैं। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता और तीसरा है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता और तीसरा है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलबर्ग। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के बारे में पूछा गया है तो आपका सही आंसर होगा पावलोव। याद रखिएगा, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन होंगे? पावलोव होंगे। 11वां प्रश्न है आपका, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? ट्रो का कथन है, स्किनर का कथन है, हेली का कथन है या फिर वुडवर्थ का कथन है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये ट्रो का कथन है। किसका है? ट्रो का। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप यहाँ पर चारों विकल्पों को पढ़ते ही आंसर लगा सकते हैं। केटल, गिलफोर्ड, कोहलबर्ग या फिर फ्रायड। तो मैंने आंसर आपको बताया था सिगमंड फ्रायड। जो व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है यह सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है आपका 13वां, जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी प्रेरक अवस्था में, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था और अमूर्त अवस्था। यहाँ पर ये तो आपको पता होगा 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी ये भी पता होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, कौन सी पहली। तो सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। यदि आपसे पूछे कि जो संवेदी पेशी अवस्था है इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पर पहले नंबर पर आ रही है। ये दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त कह लीजिए या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए। ये कौन सी अवस्था है? ये तीसरी अवस्था है जिसकी जो अवधि होती है वो 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। और चौथी अवस्था होती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो याद रखिएगा, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी अवस्था कौन सी है और इनकी अवधि कौन सी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ में जिन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जिन पियाजे।
तो यहाँ पर शायद मैं आंसर आपको नहीं बताया हूँ, तो 13 का आंसर आपका होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, जेन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? केटल, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर कहलबर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। जो बुद्धि का तरल मॉडल है ये केटल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? केटल के द्वारा दिया गया था। 15वां प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था? टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी। यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति के बारे में पूछा गया है, और जहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति आए वहाँ पर आपको फ्रोबेल लगा देना है, क्योंकि जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है इसके प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखिए विशेषता पूछी गई है, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्य अवस्था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये बाल्य अवस्था को कहा जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है बाल्य अवस्था, और इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा हरलॉक। हरलॉक मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या फिर नैतिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इनका जो क्षेत्र है वो भी कौन सा होगा? नैतिक होगा। लॉरेंस कहलबर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, यदि आपको उनके बारे में जानकारी होगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ विचार किससे संबंधित है? अंतः क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ जो विचार है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। जो बुद्धि लब्धि है ये किसके द्वारा संप्रत्यय विकसित किया गया? बीने, रीड, टर्मन या फिर कैटेल। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये टर्मन के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? टर्मन के। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विनेटिका विधि या फिर इकाई विधि। विनेटिका विधि को ही इकाई विधि कहा जाता है। इसके प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। कार्लटन वासबर्न है, टर्मन है, आर्मस्ट्रांग है या फिर लिकर्ड है। विनेटिका विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर होगा कार्लटन वासबर्न। याद रखिएगा विनेटिका या फिर इकाई विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? कार्लटन वासबर्न होंगे, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने हैं? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर या फिर पियाजे ने। तो बच्चों के जो बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण हैं ये पियाजे के द्वारा पहचाने गए। किसके द्वारा? पियाजे के। और 4 चरणों के बारे में आपको बता चुका हूँ और उनकी अवधि भी साथ में आपको बता दिया हूँ, तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन को, गुदरी को, डोनाल्ड हेब को या फिर कर्ट लेविन को। व्यवहारवाद का जनक के बारे में पूछा गया है, तो ये किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल है, सिगमंड फ्रायड है, केबी वाटसन है या फिर विलियम उंटे। यहाँ पर मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। चाहे आपसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के बारे में पूछिए, प्रवर्तक के बारे में पूछिए, आपका सही आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्रायड होगा। याद रखिएगा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मरे, मार्गन, एडवर्ड या फिर मूरे एवं मार्गन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये मूरे एवं मार्गन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग है, कार्लटन वासबर्न है, गटमैन है या फिर लिकर्ड है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया, जे ब्रूनर है, रिस्क है, किलपेट्रिक है या फिर रॉबर्ट ग्लेजर है। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन होंगे? राइट आंसर आपका होगा किलपेट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? किलपेट्रिक होगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? स्टैनली हॉल, मैकडूगल, फ्रायड या फिर मैस्लो। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर आपका होगा स्टैनली हॉल। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? सरल सा है, सभी को पता है, लुई ब्रेल है, मैकडूगल है, फ्रायड है या फिर मैस्लो है। तो जो ब्रेल लिपि के प्रतिपादक होंगे वो लुई ब्रेल होंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वो कौन सा मूल्यांकन है जो सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है? तो वह मूल्यांकन होगा योगात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा, जो योगात्मक मूल्यांकन है यह सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको 30 में से 30 नंबर प्राप्त हो। फिर भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आपको इसमें कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो जल्द ही दोस्तों एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।